Good morning, students. Good morning, everyone. Welcome to my channel TEH Teacher Education Hub. Now I am starting chapter number 2 NCERT class 10 science book. Okay, let's start. कल मैंने आपको फर्स्ट पेज पढ़ा दिया था इसका, ये अम्ल क्षारक एवं लवण। आज मैं आपको ये सेकंड पेज पढ़ाने वाली हूँ, जिसमें प्रश्न आ गए हैं स्टार्टिंग में ही। इसमें लिखा है, आपको 3 परखनलियाँ दी गई हैं, इनमें से एक में आश्वित जल मतलब उबला हुआ शुद्ध जल एवं शेष दो में से एक में अम्लीय विलयन तथा दूसरे में क्षारीय विलयन है। एक में अम्लीय सॉल्यूशन है और एक में क्षारीय है। यदि आपको केवल लाल लिटमस पत्र दिया जाता है तो आप प्रत्येक परखनली में रखे गए पदार्थों की पहचान कैसे करेंगे। देखिए, अम्ल के बारे में मैंने आपको बताया था, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, और क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं और लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल करके जब आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा। अगर नीले को लाल कर रहा है तो वो एसिड है, और अगर लाल को नीला कर रहा है तो वो क्षार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 2.1 टॉपिक, अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म समझना। हम इनके रासायनिक गुणधर्मों को समझेंगे। 2.1.1 प्रयोगशाला में अम्ल एवं क्षारक क्रियाकलाप आ गया। अब अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म पढ़ेंगे हम कि क्या क्या होते हैं। विज्ञान की प्रयोगशाला में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3, एसिटिक अम्ल CH3COOH, ये सूत्र आपको याद करने होंगे। अच्छे से याद होंगे तभी आप रिएक्शंस फटाफट कर पाएंगे आगे। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 होता है, नाइट्रिक अम्ल HNO3 होता है, एसिटिक अम्ल CH3COOH जिसे कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH से दर्शाते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, मतलब ब्रैकेट के बाद में 2 लगता है इसलिए इसको होल ट्वाइस कहते हैं इंग्लिश में। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस एवं अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH के विलयनों के नमूने एकत्र कीजिए। तो ये सारे प्रैक्टिकल लैब में मिलते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी हमें प्रैक्टिकल लैब में मिलते हैं, जो आपको प्रैक्टिकल लैब में सिखाया जाता है। ठीक है, तो ये आप स्कूल के माध्यम से सीख सकते हैं। आपको इनके सूत्र हमेशा याद रखने होंगे इन सभी एसिड के। ये जो एसिड होते हैं हमारे काम आते हैं। जो तेजाब होता है वो उसमें होता है H2SO4, राइट, H2SO4 ही होता है। ठीक है, HCl हमारे पेट में पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो खानों के पचाने में सहायक होता है। ऊपर दिए गए प्रत्येक विलयन की 1 बूंद वाच ग्लास में बारी बारी से रखिए एवं सारणी 2.1 के अनुसार निम्नलिखित सूचकों से उसकी जांच कीजिए। ये प्रैक्टिकल के बारे में। लाल लिटमस, नीले लिटमस, फिनोफ्थलीन एवं मेथिल ऑरेंज विलयन के साथ दिए गए विलयन के रंग में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो ये आप जब लैब में जाएंगे तब आपको ये चीज़ें मिलेंगी, और उसमें ये सूचक डालने पर पता चलेगा कि ये कौन अम्ल है और कौन क्षार है। ठीक है, ये सभी सूचक हैं जो ये बताते हैं कि टेस्ट करने के इसमें ये अगर उस सॉल्यूशन में डाल देंगे तो ये टेस्ट करके बताते हैं फिनोफ्थलीन और मेथिल ऑरेंज की ये अम्ल है या क्षार है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल लैब में पता चलेगा। विलयन का नमूना, लाल लिटमस पत्र, नीला लिटमस पत्र, फिनोफ्थलीन विलयन, मेथिल ऑरेंज विलयन। ठीक है, रंग में परिवर्तन के द्वारा आगे बढ़ते हैं। रंग में परिवर्तन के द्वारा यह सूचक हमें बताते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षारक। ठीक है, तो नीले को लाल करेगा वो अम्ल हो जाएगा, और जो लाल को नीला करेगा वो क्षार हो जाएगा। ये बात आप अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में भिन्न हो जाती है, इन्हें गंधीय सूचक कहते हैं। देखिए, कुछ पदार्थ ऐसे अलग होते हैं, जरूरी नहीं सब नीले को लाल करे वो अम्ल हो गया, लाल को नीला करे वो क्षार हो गया। चलो वो तो सही है। इंडिकेटर्स, गंध मतलब इंडिकेटर्स, कुछ अलग चीज़ें होती हैं। जैसे कुछ इंडिकेटर्स ऐसे होते हैं जो चाहे एसिडिक मीडियम में जाए या बेसिक मीडियम में जाए वो ओलिफैक्टरी होते हैं। गंधीय सूचक उनको बोलते हैं ओल्फैक्टरी। सूचक इंडिकेटर्स होते हैं, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं। ओके, जो अम्लीय क्षार से अलग होते हैं, इनकी स्मेल चेंज हो जाती है, गंध चेंज हो जाती है, इन्हें ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहा जाता है। आइए इनमें से कुछ सूचकों की जांच करें। तो ये प्रैक्टिकल है एक।
बारीक कटी हुई प्याज तथा स्वच्छ कपड़े के टुकड़े को एक प्लास्टिक के थैले में ले लिया। प्याज ले लिया और स्वच्छ कपड़े के टुकड़े को एक प्लास्टिक के थैले में ले लिया। थैले को कसकर बांध दीजिए तथा पूरी रात फ्रिज में रहने दीजिए। अब इस कपड़े के टुकड़े का उपयोग अम्ल एवं क्षारक की जांच के लिए किया जा सकता है। क्या क्या लिया? प्याज लिया और स्वच्छ कपड़े के टुकड़े को एक प्लास्टिक के थैले में बांध के रख दिया पूरी रात। फिर सुबह हम इसको प्रैक्टिकल के लिए यूज़ कर सकते हैं। घर पे भी करके देख सकते हैं आप ये अम्ल और क्षार की जांच के लिए। इनमें से क्योंकि ये इंडिकेटर बन जाएगा, एक सूचक तैयार हो जाएगा इससे। इनमें से 2 टुकड़े लीजिए और उनकी गंध की जांच कीजिए। पहले इनमें से 2 टुकड़े लेंगे प्याज के और कपड़ा, तो उनकी स्मेल देखते हैं कैसी आती है। इन्हें स्वच्छ सतह पर रखकर उनमें से एक टुकड़े पर तनु HCl डाइल्यूट HCl विलयन की कुछ बूंदें और दूसरे पर NaOH की विलयन की कुछ बूंदें डालते हैं। दोनों टुकड़ों को जल से धोकर उनकी गंध की पुनः जांच करते हैं। ये हो गया प्रैक्टिकल। 3rd पेज आ रहा है आपका। अपने प्रेक्षणों, ये सब प्रैक्टिकल के बारे में, तो ये आप जब खुद करेंगे तब पता चलेगा। अपने प्रेक्षणों को लिखिए। अब थोड़ा तनु वेनिला एवं लौंग का तेल लीजिए, इनकी गंधों की जांच कीजिए। एक परख नली में तनु HCl विलयन एवं दूसरी में तनु NaOH का विलयन मिलिए। डाइल्यूट तनु मतलब सॉल्यूशन, विलयन डाइल्यूट अवस्था में, और जो सांद्र होता है वो कंसंट्रेटेड होता है, वो टाइट होता है, और तनु मतलब विलयन के रूप में, जल के रूप में। दोनों में तनु वेनिला एसेंस की कुछ बूंदें डालकर उसे हिलाइए। उसकी गंध की पुनः जांच कीजिए। यदि गंध में कोई बदलाव है तो उसे दर्ज कीजिए। इसी प्रकार तनु HCl एवं तनु NaOH के साथ लौंग के तेल की गंध में आए परिवर्तन की जांच कर अपने प्रेक्षण को दर्ज कीजिए। आपके प्रेक्षण के आधार पर वेनिला, प्याज एवं लौंग के तेल में से किसे गंधीय सूचक की तरह उपयोग किया जा सकता है? किसको यूज़ किया जा सकता है? प्याज और लौंग के तेल को यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि इनमें स्मेल ऑलरेडी होती है और पूरी रात फ्रिज में रखा रहेगा तो फिर उसमें कुछ चेंज होगा और ये सूचक बन जाएगा जो ये बताएगा कि ये कोई भी पदार्थ अम्ल है या क्षार है। कलर चेंज होता है तो हमें पता चल जाएगा कि अम्ल है या क्षार है। अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्मों को समझने के लिए आइए कुछ और क्रियाकलाप करते हैं। ये प्रैक्टिकल्स आप खुद करेंगे तब पता चलेगा आपको। आगे बढ़ते हैं हम। ये क्या है प्रैक्टिकल, इसको पढ़ा देती हूँ मैं। सुनिए ध्यान से, क्या है प्रैक्टिकल। अम्ल एवं क्षारक धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं, तो देखिए कैसे अभिक्रिया करते हैं। चित्र 2.1 के अनुसार उपकरण व्यवस्थित कीजिए। एक परख नली में लगभग 5 मिलीलीटर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लीजिए एवं इसमें दानेदार जिंक के टुकड़े डालिए। एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, ऐसे प्रैक्टिकल लैब में जैसे डायग्राम में दिया गया है, और उसमें 5 मिलीलीटर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालेंगे डाइल्यूट विलयन अवस्था में। H2SO4 डालेंगे और दानेदार जिंक Zn के टुकड़े डालेंगे। क्या होता है? दानेदार जिंक के टुकड़ों की सतह पर आप क्या देखते हैं? उत्सर्जित गैस को साबुन के विलयन से प्रभावित कीजिए। अब इसमें से जो गैस निकलती है उसको किससे प्रभावित करना है? साबुन के विलयन से प्रभावित करना है। साबुन का विलयन भी डालेंगे। और साबुन के विलयन में बुलबुले क्यों बनते हैं? जलती हुई मोमबत्ती को गैस वाले बुलबुले के पास ले जाइए। आप क्या प्रेक्षण करते हैं? कुछ अन्य अम्ल जैसे HCl, HNO3 एवं CH3COOH के साथ ये क्रियाकलाप दोहराई। प्रत्येक स्थिति में आपको प्रेक्षण समान है या भिन्न, ऐसे होगी। प्रैक्टिकल लैब में ऐसे होता है। ये टेस्ट ट्यूब परख नली है। परख नली में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है, दानेदार जिंक के टुकड़े, हाइड्रोजन गैस के बुलबुले निकलेंगे। जब इसमें जिंक और क्या क्या डाला था आपने? तनु H2SO4 डाला था। तनु H2SO4 और हाइड्रोजन जिंक के टुकड़े, तो हाइड्रोजन गैस के बुलबुले बनते हैं। ये प्रवाह नली से जाते हुए यहाँ आएंगे, जलते हुए मोमबत्ती रह जाएंगे तो फटफट की ध्वनि के साथ जलता है पटाखे की तरह। और मोमबत्ती हाइड्रोजन से परे साबुन के बुलबुले, साबुन का विलयन। ये क्या है प्रैक्टिकल? दानेदार जिंक के टुकड़ों के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया एवं ज्वलन द्वारा हाइड्रोजन गैस की जांच। हाइड्रोजन गैस की जांच कर रहे हैं कि हाइड्रोजन गैस कैसी होती है, फटफट की ध्वनि के साथ जलती है सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर और दानेदार जिंक डालने पर। अब प्रैक्टिकल आ रहे हैं। एक आपकी रिएक्शन आ गई है आगे। ध्यान दीजिए कि अभिक्रियाओं में धातु अम्लों से हाइड्रोजन परमाणुओं का हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापन करती है और एक यौगिक बनाता है। यौगिक बनता है। धातु अम्लों से हाइड्रोजन परमाणुओं का हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापन करती है और एक यौगिक बनाता है जिसे लवण कहते हैं। अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया को इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। अम्ल प्लस धातु इज इक्वल टू लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। जब एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। क्या बनाता है? अम्ल प्लस धातु, इट गिव्स लवण प्लस हाइड्रोजन गैस।
किसी भी एसिड की अगर हम किसी भी मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा लवण, लवण और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। ठीक है, ये चीज़ याद करने वाली है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये वाली चीज़, तो इसे आप याद रखिएगा। ये वाली अम्ल प्लस धातु, इट गिव्स लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, आगे है, जिन अभिक्रियाओं को परीक्षण किया है क्या आप उनका समीकरण लिख सकते हैं? एक परख नली में जिंक के कुछ दानेदार टुकड़े रखिए, उसमें 2 मिलीलीटर सोडियम हाइड्रोक्साइड का घोल मिलाकर उसे गर्म कीजिए। एक परख नली में जिंक के कुछ दानेदार टुकड़े लेंगे प्रैक्टिकल लैब में से, उसमें 2 मिलीलीटर सोडियम हाइड्रोक्साइड का घोल डालेंगे, NaOH का, किसका? NaOH का, उसे गर्म करते हैं। तत्पश्चात क्रियाकलाप 2.3 के अनुसार क्रियाओं को दोहराइए एवं उसे परीक्षण को लिखिए। इस अभिक्रिया को निम्न प्रकार से लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? देखिए, 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस, ये एक्वस है जल में घुलनशील, 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस Zn सॉलिड टुकड़े की अवस्था में, तो इट गिव्स Na2ZnO2। Na2ZnO2 इसको रिएक्शन को पढ़ा करके दिखाते हैं, Na2ZnO2 प्लस H2। ठीक है, इसको याद कर लीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। 2NaOH प्लस Zn, इट गिव्स Na2ZnO2 प्लस H2, मतलब सोडियम जिंकेट बन जाता है। क्या बनता है? सोडियम जिंकेट, और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है, जैसा इसमें बताया था। अम्ल प्लस धातु, इट गिव्स लवण प्लस हाइड्रोजन गैस, तो इसमें बन रहा है अम्लीय हो गया 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस जल में घुलनशील प्लस Zn धातु, लवण क्या बन रहा है? Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस, तो ये बाहर निकल रही है, तो ये रिएक्शन हो गई। ठीक है, इस तरह आपको याद रखना है। आप देखेंगे कि अभिक्रिया में पूरे हाइड्रोजन बनता है, किंतु ऐसी अभिक्रियाएं सभी धातुओं के साथ संभव नहीं है। धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं, इसमें भी एक और प्रैक्टिकल आ गया है। देखते हैं परख नली में क्या क्या हुआ। उपरोक्त क्रियाकलाप में होने वाली अभिक्रियाओं को इस प्रकार लिखा जाता है। ये अभिक्रियाएं आप अच्छे से याद रखिए, इसको जूम करके दिखाते हैं। कार्बोनेट के साथ अम्ल की अभिक्रिया है। धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं? अम्ल के साथ धातु कार्बोनेटों की अभिक्रिया के बारे में बताया गया है। तो ये देखिए, Na2CO3 सॉलिड प्लस 2HCl, फिर इससे बनेगा 2NaCl, विस्थापन भी हो रहा है, 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए, अच्छे से याद करने के लिए। धातु कार्बोनेटों के साथ अम्ल की अभिक्रिया, तो Na2CO3 धातु कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, Na2CO3 प्लस 2HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या बनाएगा? लवण बनाएगा, 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2। इसी प्रकार दूसरी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3 सॉलिड प्लस HCl, इट गिव्स NaCl प्लस H2O प्लस CO2। तो धातु कार्बोनेटों के साथ अम्ल जब भी अभिक्रिया करेगा तो H2O प्लस CO2 बाहर निकलते हैं और लवण बन जाते हैं। ठीक है, ये रिएक्शन है। आगे चलते हैं। उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी से प्रवाहित करने पर क्या बनता है? CaOH का होल ट्वाइस एक्वस प्लस CO2, इट गिव्स CaCO3 प्लस H2O। ये भुजा हुआ चूना है, पानी इसमें डाल दिया है, CaCO3 प्लस H2O, मैंने पहले रिएक्शन बताई थी एक 6th चैप्टर में भी, CaCO3 प्लस H2O, इट गिव्स CaOH का होल ट्वाइस। CaOH का होल ट्वाइस हो गया एक्वस प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इट गिव्स CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। ठीक है, तो ये रिएक्शन आप नोट कर लीजिए। CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2, इट गिव्स CaCO3 प्लस H2O। अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर निम्न अभिक्रिया होती है। CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2। अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे तो क्या बनता है? ये देखिए, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2 प्रवाहित की तो क्या बन गया?
HCO3 का होल ट्वाइस जल में विलयशील CaHCO3 का होल ट्वाइस। ठीक है। चूना पत्थर, लाइमस्टोन, खड़िया, चौक एवं संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप है। सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाते हैं। क्या होता है? सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट NO2CO3 और NaCO3 अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाते हैं। जैसे पहले मैंने आपको रिएक्शन में बताया था, इससे पहले मैंने आपको रिएक्शन में बता चुकी हूँ। ये वाला इसमें बन रहा है, इसमें बन रहा है H2O प्लस CO2 लवण बन रहा है, 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2, NaCl प्लस H2O प्लस CO2, यही चीज इसमें बताई गई है। ओके डन, आगे बढ़ते हैं। ये CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2, अब ये इसको करेंगे तो CaHCO3 का होल ट्वाइस एक्वस जल में विलयशील बन जाएगा। चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप हैं। सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया को इस प्रकार से व्यक्त करते हैं। कैसे व्यक्त करते हैं? देखिए हिंदी में लिख रखा है। धातु कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस अम्ल, इट गिव्स लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। ठीक है, सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा प्लस वाटर। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट और कार्बोनेट से अभिक्रिया कराने के बाद अम्ल के साथ अभिक्रिया कराओ धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की, तो लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल बनता है। इसी प्रकार से आप रिएक्शन लिख सकते हैं। अम्ल एवं क्षारक परस्पर कैसे अभिक्रिया करते हैं, अब ये देखते हैं। अम्ल एवं क्षारक परस्पर कैसे अभिक्रिया करेंगे। परख नली में लगभग 2 मिलीलीटर NaOH का घोल लीजिए और उसमें 2 बूंदे फिनोफ्थिलीन विलयन डालिए। विलयन का रंग क्या है? विलयन का रंग बदल जाएगा अगर NaOH में फिनोफ्थिलीन की बूंदें डालेंगे। इस विलयन में एक एक बूंद तनु HCl डालेंगे। एक अभिक्रिया मिश्रण के रंग में कोई परिवर्तन आया? जरूर आएगा। आप अम्ल मिलाने के बाद फिनोफ्थिलीन का रंग क्यों बदल गया? आप उपरोक्त मिश्रण में NaOH की कुछ बूंदें डालेंगे, फिनोफ्थिलीन पुनः गुलाबी रंग का हो गया। आपके विचार से ऐसा क्यों होता है? उपरोक्त क्रियाकलाप में हमने प्रेक्षण किया कि अम्ल द्वारा क्षारक का प्रेक्षित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है। अभिक्रिया को इस प्रकार लिख सकते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस HCl, इट गिव्स NaCl प्लस H2O। NaOH प्लस HCl, इट गिव्स NaCl प्लस H2O। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस अम्ल क्या बना देगा? लवण प्लस वाटर, तो ये बन गया NaOH प्लस HCl, इट गिव्स NaCl प्लस H2O। ये रिएक्शन याद कर लीजिए अच्छे से। NaOH प्लस HCl, NaOH प्लस HCl, इट गिव्स NaCl प्लस H2O। अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के परिणामस्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं तथा इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। इसको किसको कहा जाता है? क्षारक प्लस अम्ल, लवण प्लस जल, इसे कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। NaOH प्लस HCl, इट गिव्स NaCl प्लस H2O। तो हम सामान्यतः उदासीनीकरण अभिक्रिया को इस प्रकार लिख सकते हैं। क्षारक प्लस अम्ल, इट गिव्स लवण प्लस जल। अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रियाएं, ये कल पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया ये क्वेश्चन में कई बार आ जाता है, कई बार आया है और आपके भी आ सकता है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं और उसका उदाहरण लिखिए। तो NaOH प्लस HCl, इट गिव्स NaCl प्लस H2O, दैट इज उदासीनीकरण अभिक्रिया। अम्ल एवं क्षारक, इट गिव्स लवण प्लस जल, ये दिस इज उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई चैनल TEH टीचर एजुकेशन हब। सपोर्ट मी, प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक दिस चैनल। मैं आपकी अति आभारी रहूँगी अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे।